सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी इज क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन आपके रिपीटेडली पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चंस आपके मोस्ट ऑफ द टाइम रेयरली पूछे गए हैं। तो पहले पोजीशन पे आता है कोलिजन थ्योरी एंड कोल्डिश लॉ, एंड सेकंड पोजीशन पे आता है गैल्वेनिक सेल एंड मॉलिकुलरिटी, एंड द थर्ड पोजीशन इलेक्ट्रोलाइसिस विथ मॉलिकुलरिटी और न्यूमेरिकल्स। सो द फर्स्ट थिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स आर द सेपरेट चैप्टर्स। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा गैल्वेनिक सेल से तो दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा मॉलिकुलरिटी। तो पहले हम क्वेश्चन के टाइप के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नहीं आएगा, एज अ बिट आएगा, बिट नंबर ए एंड बिट ए एंड बिट बी। सो बिट ए कंटेन करता है 4 मार्क एंड बिट बी कंटेन करता है 4 मार्क। ऐसे करके आपके टोटल 8 मार्क आएंगे। अगर आप सिर्फ एक ही बिट चूज़ करते तो आपके सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क स्कोर होंगे, लेफ्ट ओवर 4 मार्क आपके स्कोर नहीं होंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू अटेंड both of the bits then only you are going to score 8 marks। अभी ये हो गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है ओजोन विद ऑसवाल्ड और ओजोन विद हेबर। या तो आपके पास आएगा ऑसवाल्ड प्रोसेस और एल्स हेबर प्रोसेस। आफ्टर दिस इफ इन केस ओजोन इज नॉट आस्किंग देन क्लोरीन विद कॉन्टैक्ट प्रोसेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ये 2 चैप्टर्स हो गए हैं आपके। एंड लास्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल आपके पास है 12 नेम रिएक्शन। यहाँ पर मैंने इन 12 रिएक्शंस को डिवाइड किया है 2 क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 कंटेनिंग 6 नेम रिएक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंटेनिंग 6 नेम रिएक्शन। The questions according to your chapters, if you are going to learn these 2 chapters surely 100%, so paper will be easy or hard, your 8 plus 8 total 16 marks are 100% secured. So the first answer from electrochemistry chapter, Coolidge law। सबसे पहले हम समझते हैं कि Coolidge law होता क्या है। If example I am taking a beaker, in that I am adding solution and also a electrolyte। electrolyte basically होता क्या है, electrolyte will generate electricity। okay, so electrolyte यहाँ पर ऐड किया हमने beaker in a solution। तो इसको हम ये अरेंजमेंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो अदर पार्ट इज हियर वी आर टेकिंग इलेक्ट्रोलाइट NaCl। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल विच हैव बॉन्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो जब तक ये बॉन्ड रहेगा इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो एक पॉइंट पे हम इस मॉलिक्यूल में ऐड करते हैं वाटर, जिसको हम बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर को जिसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। वाटर ऐड करते हैं तब तक ऐड करते हैं जब तक ये दोनों के जो बॉन्ड होते हैं वो सेपरेट ना हो जाए, अलग अलग हो जाए, और कुछ इस तरीके से ये चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं Na प्लस एंड Cn माइनस। जो पॉइंट पर आगे चार्जेस सेपरेट होते हैं उसको हम कहते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ओके, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिस इज द अरेंजमेंट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में हो रहा है सब इज इक्वल टू सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक समझा है आंसर को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इक्वल टू सम ऑफ मतलब प्लस कर रहे हैं हम किसे, कैटायन एंड एनायन। कैटायन किसे कहते हैं, प्लस चार्ज, एंड एनायन किसे कहते हैं, माइनस चार्ज। सो हियर वी हैव टेकन NaCl, जिसको हमने सेपरेट किया एज अ फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस। इफ इट इज़ 100% आफ्टर सेपरेशन इट विल बी 50 प्लस 50 विच इज़ इक्वल टू 100। सो यही कहा जा रहा है कि इक्वल होता है सम ऑफ, इन दोनों का ऐड करेंगे आप तो वही आपका आंसर आएगा जो पहले आप बिफोर द सेपरेशन जितना परसेंटेज था आफ्टर द सेपरेशन भी उतना ही रहेगा। इसको हम कहेंगे सम ऑफ इक्विवेलेंट विच इज इक्वल सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। आफ्टर दिस वी आर सेइंग formula is also so simple। here it is capital N small a, both have same meaning but the type of writing is different। कैपिटल A स्मॉल a दो भी एक ही होते हैं लेकिन लिखने का तरीका इसका अलग होता है। इन द सेम वे it is called as a lambda and it is also called as a lambda। it is as a form of capital and it is a form of small। so if there is no charge it stands for electrolyte। if there is a charge which is plus it's called as a cation। if there is a charge which is minus it stands for anion। so here we are reading no charge equivalent conductance of an electrolyte at infinite dilution, plus charge equivalent conductance of cation at infinite dilution, minus charge equivalent conductance of anion at infinite dilution। एप्लीकेशंस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूजेस। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस। तो कॉलेज लॉ कहाँ पर यूज़ होता है, कॉलेज लॉ यूज़ होता है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी मालूम करने के लिए। किस चीज़ के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो कॉलेज लॉ यूज़ करते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कनेक्टिविटी मालूम करने के लिए, एंड डी एसोसिएशन कॉन्स्टेंट भी मालूम होता है इससे। ठीक है, तो ये 2 इसके एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट वाला हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। सो हियर इज सम इक्वेशंस, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं। एग्जाम्पल वी आर टेकिंग अ सोल्यूशन इन अ बीकर। जो सोल्यूशन होगा आपका एसिटिक एसिड CH3COOH
एंड इलेक्ट्रोड ऐड करते हैं हम, इलेक्ट्रोड होगा ये NaCl का। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके चार्जेस को अलग अलग करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है यहाँ पर, तो इसके हम चार्जेस अलग अलग करते हैं। तो चार्ज आएगा इसका CO माइनस एंड H प्लस, सेम एज वेल Na प्लस एंड Cl माइनस। Okay, so this minus will get attached to this plus and this plus will get attached to this Cl minus. तो सोल्यूशन में हमने डाला था इलेक्ट्रोलाइट। सो इसके जो मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेंगे सोल्यूशन के मॉलिक्यूल के साथ, जो कि ये सोल्यूशन हो गया हमारा और ये इलेक्ट्रोलाइट। सो हियर वी आर सेइंग लैम्डा नॉट विच डज नॉट हैव एनी चार्ज, सो ये स्टैंड होगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेनिंग बोथ प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पर हमने लिया सोल्यूशन जो वापस से जाकर चार्जेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो CO माइनस हो गया, अभी ये प्लस हो गया, ठीक है। और हम ऐड करें एक्स्ट्रा NaCl विच इज़ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर हमने लिया था CO माइनस विच इज़ कनेक्टिंग टू Na, CO माइनस एंड Na एंड सेम H प्लस विथ Cl माइनस। सो इन दोनों को हम प्लस करें, वापस से माइनस करेंगे तो पलट करिए क्या होगा, रियल पोजीशन विच इज़ NaCl की पोजीशन पे वापस से आ जाएगा। तो अब ये वापस आ गया है इलेक्ट्रोलाइट, जब वापस आ गया तो सोल्यूशन में सेपरेट हो जाएगा टू द रियल पोजीशन विच इज CH3CO माइनस एंड H प्लस एसिटिक एसिड। सो ये तो हमने पढ़ लिया है स्मॉल लैम्डा के बारे में, जो इंडिकेट करता है प्लस एंड माइनस सेपरेटली। अगर हम कैपिटल लैम्डा के बारे में बात करेंगे तो ये चार्जेस जब एक साथ रहेंगे तब का डिफाइन करेगा। तो हम अभी चार्जेस को प्लस कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो ये बनता है CH3CO माइनस Na प्लस। सो हियर वी आर राइटिंग CH3CO माइनस एंड Na प्लस। नेक्स्ट HNCl HCl, नेक्स्ट NaCl CH3COH हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे। एंड द लास्ट पार्ट कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला है आपका K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। सो दिस इज योर कोलेश लॉ आंसर, होप यू गॉट इट। So our next question is collision theory. Collision theory is a very simple and easy question. सबसे पहले हम समझते हैं कि collision किसे कहते हैं। Collision means if for example we are taking two metal balls, okay, इन दोनों को हम आपस में टकराते हैं, ठीक है, कोलैप्स करते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, तो इसको हम टकराने को हम कहेंगे collision, ओके। तो यहाँ पर हमने मेटल बॉल्स के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कोलिजन कैसे होता है। केमिस्ट्री में कोलिजन देखिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक रिएक्शन ले रहे हैं H2 प्लस I2। अब ये दो कोलाइड होंगे एक दूसरे से और यहाँ पर बनेगा हमारा प्रोडक्ट 2HI, ओके। सो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, राइट साइड पे होगा हमारा प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड पे होगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमने पढ़ा था H2 एंड I2, ओके। तो ये दो कोलाइड होकर बना है हमारे पास प्रोडक्ट। तो ये सेम चीज़ हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 1। केमिकल रिएक्शन कब टेक प्लेस होता है, जब कोलिजन होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच में हुआ है कोलिजन जब जाकर हमारा प्रोडक्ट बना है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को मिलाकर हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। जब रिएक्टेंट बनाता है प्रोडक्ट तो इस स्टेप को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। आफ्टर दिस पॉइंट नंबर 2, हर कोलिजन ऑल कोलिजन डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हर कोलिजन आपका प्रोडक्ट नहीं बना सकता। द थर्ड पॉइंट, the additional energy supplied to reacting molecules to reach threshold energy which is ET is called activation energy। तो यहाँ पर देखिए ये जो मॉलिक्यूल से एक दूसरे से कोलाइड हुए तब जाकर प्रोडक्ट बना। तो इन दोनों को एक दूसरे से कोलाइड होने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब मॉलिक्यूल होता है H2 मॉलिक्यूल है, ये है नॉर्मल मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं ER। नॉर्मल मॉलिक्यूल का सिंबल है ER। इस नॉर्मल मॉलिक्यूल के ऊपर हम अप्लाई करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी इस मॉलिक्यूल पे हम अप्लाई करते हैं तो ये एक्टिवेट होता है, तब जाकर ये दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड होता है, जाकर टकराता है। अगर नॉन एक्टिव हो तो ये जाकर नहीं टकराएगा और इससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो वही कह रहे हैं हम यहाँ पर द एडिशनल एनर्जी सप्लाई टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। एडिशनल एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तब जाकर एक्टिवेशन एनर्जी बनती है और जब जाकर कोलिजन होता है एंड प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला समझेंगे। मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड है यहाँ पर ई का मतलब हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। कब एक्टिवेशन एनर्जी कब होती है, जब नॉर्मल मॉलिक्यूल के ऊपर थ्रेशोल्ड एनर्जी जब हम अप्लाई करते हैं तो जब जाकर होता है एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट, मॉलिक्यूल विच पोजेस, जो मॉलिक्यूल पोजेस कर लेते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की हेल्प से, उसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। एज यूजुअल हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा हुआ है। आफ्टर दिस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कोलिजन और effective collision, okay। after that fifth point, due to effective collision product are formed। तो effective जैसा ही एक्टिवेट हो गए एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो तब जाकर क्या बनेगा प्रोडक्ट, जैसे हमने अभी पढ़ा है। इसके बाद देखिए बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन इसमें अपीयर होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बायोमोलिकुलर बोलते हैं किसको, बायो का मतलब होता है टू मॉलिक्यूल्स, ओके। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं
टू एंड बाई मॉलिक्यूलर मतलब होता है बाई मतलब टू एंड एनी मॉलिक्यूल, बाई मतलब हो गया टू एंड एनी मॉलिक्यूल, कौन सा भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं। बाई मॉलिक्यूलर मतलब टू मोल्स, टू मॉलिक्यूल जो कि एक ही स्टेप में रिएक्शन बनाता है। कोई स्टेप्स ऐसे भी होते हैं जो 3-4 स्टेप्स के बाद आपका प्रोडक्ट बना के देता है, लेकिन जो सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बनाता है, जो सिंगल स्टेप में पूरा केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करता है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री मीन्स सिंगल स्टेप रिएक्शन, और मोर देन 2-3 स्टेप्स जो रिएक्शन कंप्लीट करता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर अभी पढ़े हैं कि ड्यू टू इफेक्टिव कोलिजन प्रोडक्ट आर फॉर्म विच इज़ बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ए, सिर्फ ए है, इसके ऊपर कोई स्टार नहीं है, तो उसको हम पढ़ते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूल। इफ़ इट इज़ कंटेनिंग स्टार, ए कंटेनिंग स्टार, इट इज़ कॉल्ड एज अ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। सो दो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो वो हो जाता है एक्टिव। एक एक्टिव मॉलिक्यूल है आपके पास और दूसरा है नॉर्मल मॉलिक्यूल, तो इन दिस केस प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म। इफ both of the two molecules are activated, then only product will form. After this, one equation is there which is called as the rate expression. So the formula is rate equal to ZAB E minus EA by RT. ZAB मतलब ZA और B हो गया हमारा, अभी यहाँ पर हमने पढ़ा है रिएक्शन, तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट नंबर 1 को हम बोलते हैं ए एंड रिएक्टेंट नंबर 2 को हम बोलते हैं बी। सो ये ए बी हो गया है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द जेड हियर? जेड इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड ए बी मीन्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। ओके, आफ्टर दिस E is the energy. EA by RT is called as a fraction of molecule with equal or greater activation energy. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी या तो हो सकता है इक्वल और या हो सकता है ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। आफ्टर दिस 7th पॉइंट, अनदर फैक्टर पी इज इंट्रोड्यूस। पी एक और फैक्टर हमने ऐड किया जो है पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स। अब ये पी का मतलब और ये यूज़ करने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका? पी हमको बताता है कि ओरिएंटेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय ओरिएंटेशन? इन द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी। 8th पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल लीड टू इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब हमने अभी पढ़ा कि इफेक्टिव कोलिजन रहेगा तभी जाकर आपका बनेगा प्रोडक्ट। अगर आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं रहेगा, इफ़ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, देन मॉलिक्यूल विल बाउंस बैक, मॉलिक्यूल पलट के आ जाएंगे और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्ट। ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल तभी जाके क्या करता है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिव कोलिजन। एग्जाम्पल पढ़ते हैं यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। CH3OH हमारा बन रहा है यहाँ पर, CH3OH यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन हो रहा है किसकी मदद से? CH3Br से। तो यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन भी प्रेजेंस है और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन भी प्रेजेंस है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि कोलिजन कैसे यहाँ पर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। हमने लिया है यहाँ पर CH3Br एंड विद दैट वी हैव टेकन OH। ओके, सो CH3BrOH। सो इफ़ द ओरिएंटेशन इज इम्प्रॉपर, ओरिएंटेशन सही से नहीं हो रहा है, तो ये वापस से वैसे ही बन जाएगा जैसा रिएक्टेंट में था, एज यूजुअल CH3BrOH एज यूजुअल। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो हमारा प्रोडक्ट चेंज होगा, OH जाएगा इधर और Br आ जाएगा इधर, मतलब एडिशन ऑफ OH एंड Br इज गेट एलिमिनेटेड। तो Br आ गया इधर और फॉर्मेशन ऑफ OH इज सक्सेसफुली डन। तो यहाँ पर हमारा बना है प्रोडक्ट, यहाँ पर बना है नो प्रोडक्ट, बिकॉज ओनली रीज़न यहाँ पर है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। सो दिस इज अवर आंसर। द लास्ट पार्ट विच इज़ अ डायग्राम। डायग्राम इज सो ईजी, अगर आपको ये आंसर समझ में आया डायग्राम भी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बनाया है ग्राफ, ग्राफ के नीचे हम लिख रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट एंड द अपर पार्ट वी आर राइटिंग पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं ER का मतलब हमने पढ़ा है, ER मीन्स नॉर्मल मॉलिक्यूल। ओके, ET मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी, EA मीन्स एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल एंड EP इज प्रोडक्ट। जब नॉर्मल मॉलिक्यूल था इसमें हमने अप्लाई किया थ्रेशोल्ड एनर्जी, तब जाकर ये एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने के बाद ये हमको देता है प्रोडक्ट। दैट इज़ अ होल आंसर। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो गैल्वेनिक सेल बेसिकली होता क्या है, ये भी ईजी आंसर है। गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल, जिससे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी से। हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उस सेल की मदद से केमिकल कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। सो हियर वी आर रीडिंग द डेफिनेशन। The electrochemical cell which convert chemical energy into electrical energy by spontaneous redox reaction. Spontaneous का मतलब क्या है? जो by self होता है, मतलब खुद से हो जाता है।
उससे हो रहा है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन वेरी ईजी। अब मैं आपको एक बेसिकली समझाती हूँ। रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं? इफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन। इफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज देयर दैट इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन ऐड होता है रिएक्शन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, डिफरेंस देख रहे हैं हम, पहले ऑक्सीजन अलग था, बाद में वापस प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। इफ ऑक्सीडेशन पहले था हमारे पास O2, वापस से हो गया है O, सिर्फ ऐसा तो होता नहीं है, O4 लेंगे, O4 हो गया, वापस से पलट के हम देख रहे हैं प्रोडक्ट में O2 हो गया, तो माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है। तो इफ रिमूवल मतलब एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। प्लस से सपोर्ट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, माइनस से नॉट सपोर्टिंग दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ओके, तो रिडक्शन में एक हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑल्सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन दो भी ऐड हो रहे हैं रिएक्शन में। अगर हमारे पास है हाइड्रोजन 2, अगर रिएक्टेंट में आगे के स्टेप में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन हो गया 4, तो उसको हम कहते हैं ऐड हुआ है यहाँ पर +2, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। इफ पहले था हमारे पास 4, पलट के हो गया ये 2, तो हम इसे कहते हैं -2 हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन माइनस होता है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन माइनस होता है रिडक्शन। सिंपल। जो सपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, मतलब ऐड करने में इसकी सपोर्ट करता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जो सपोर्ट करता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। अगर ये हाइड्रोजन को सपोर्ट करेगा तो ऑक्सीजन को सपोर्ट नहीं करेगा, अगर ये ऑक्सीजन को सपोर्ट कर रहा तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को भी सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, आफ्टर दैट हम पढ़ रहे हैं वर्किंग। वर्किंग में हम पढ़ रहे हैं पहला पॉइंट। ओके, सो यहाँ पर हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस मतलब बाय सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं विच इज़ डायनियल सेल। डायनियल सेल क्या है, पहले हम डायग्राम के हिसाब से थोड़ा ईजी कर लेते हैं इसको। हमने लिए 2 बीकर, बीकर नंबर 1 एंड बीकर नंबर 2। इन दोनों बीकर में हमने पहले डाला है सोल्यूशन। राइट साइड में आपके पास है कॉपर सल्फेट एंड लेफ्ट साइड में आपके पास है जिंक सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट रहेगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हम डालते हैं वो होगा कॉपर का ही, मतलब जो रॉड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने कोलेस्ट्रॉल लॉ में पढ़ा था, तो ये आपका मदद करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो आपका सोल्यूशन हो गया है, केमिकल रिएक्शन है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो इसी को हम एग्जाम्पल ले रहे हैं गैल्वेनिक सेल का। तो आपके पास सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट, तो इसका इलेक्ट्रोड भी होगा सेम, मीन्स कॉपर रॉड। अगर आपके पास है जिंक सल्फेट, तो इसका रॉड बनेगा सेम, जिंक रॉड। ओके, तो 2 बीकर है, इसमें सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट के लिए जाएगा कॉपर रॉड और जिंक सल्फेट के जाएगा जिंक रॉड। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास इलेक्ट्रोड है, तो इसमें तो वायरिंग रहना भी ज़रूरी है, तो वायरिंग के लिए हम यहाँ पर बी ले रहे हैं, जो इंडिकेट करता है कि आपका इलेक्ट्रोड में एनर्जी जा रही है, मतलब ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो वोल्ट मीटर आपका यहाँ पर एज अ रेगुलेटर एज अ यूज़ होता है, तो ये वी हो गया हमारा वोल्ट मीटर। ये कनेक्ट रहेगा इलेक्ट्रोलाइट से, बीकर से कनेक्ट रहेगा आपका सॉल्ट ब्रिज। ओके, इतना ये लेबलिंग आपकी। 2 बीकर से, उसमें सोल्यूशन है, सोल्यूशन में है आपके रॉड्स। अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन रॉड्स विल बी सेम। बीकर्स में रहेंगे सपोर्टिंग कैरेक्टर जो कि सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रोलाइट के जो सपोर्टिंग कैरेक्टर रहेंगे वो रहेंगे वोल्ट मीटर। अब हम आगे पढ़ते हैं उसको। वर्किंग में हम पढ़ रहे हैं, अच्छा ये डायग्राम को हमने नाम दिया है डायनियल सेल। डायनियल सेल कंसिस्ट है 2 हाफ सेल से। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट को हम बोल रहे हैं हाफ सेल, तो 2 हाफ सेल से डायनियल सेल कंसिस्ट है, जिसको हम कहते हैं एनोड और जिसको हम कहते हैं कैथोड। तो यहाँ पर देखिए जिंक जा रहा है आपका माइनस, मतलब एनोड, और कॉपर जा रहा है आपका प्लस, मतलब कैथोड। तो डायनियल सेल कंसिस्ट है 2 हाफ सेल से, विच इज़ वन ऑफ दिस एनोड एंड अदर इज कैथोड। डायनियल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, वन इज एनोड एंड अनदर इज कैथोड। दिस 2 हाफ सेल्स कनेक्ट, ये 2 हाफ सेल्स किससे कनेक्ट है, सॉल्ट ब्रिज से, सैचुरेटेड। तो इसमें देखिए ये हाफ सेल्स किससे कनेक्ट हो रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज। आफ्टर दिस द एनोड हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक रॉड। ये हाफ सेल किससे कनेक्ट है, कंसिस्ट, सॉरी, द एनोड हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक रॉड जो कि डिप है जिंक सोल्यूशन में, एंड आफ्टर दैट कैथोड हाफ सेल कॉपर रॉड डिप इन कॉपर सोल्यूशन। ये 2 हाफ सेल्स एक्सटर्नली किससे कनेक्ट है, वोल्ट मीटर। इंटरनली किससे कनेक्ट है, ये सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो हाफ सेल दोनों से 2 चीज़ों से कनेक्ट है, एक सॉल्ट ब्रिज। अगर ये सॉल्ट ब्रिज पूछ रहा है तो ये हो गया इनरली कनेक्टेड, एंड ये आ रहा है आपका एक्सटर्नली विच इज़ वोल्ट मीटर, एक्सटर्नली कनेक्टेड इज वोल्ट मीटर। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट इज द रिएक्शन टेक प्लेस आर, जो रिएक्शन हो रहा है इसमें वो है जिंक। अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो वो हो गया सॉलिड। इफ़ इन केस इस पर आ रहा है चार्ज तो ये हो गया एक्वा। जिंक जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो बराबर थे, न्यूट्रल था, ना इसमें इलेक्ट्रॉन कम थे ना ज़्यादा थे, तो ये न्यूट्रल एटम है, जिसको आगे जाकर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं
माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं, तब जाकर यहाँ पर +2 बता रहा है। प्लस का मतलब होता है डेफिशिएंसी। जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी कम है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस कर चुके हैं, तो इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दैट यहाँ पर ऑलरेडी कॉपर बता रहा है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की अभी ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन कम। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रहे हैं इसे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही कंज्यूम कर लेगा इसके ऊपर से चार्ज हट जाएगा। अब यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इसका अपोजिट ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसका अपोजिट हो गया है रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। ओके, आफ्टर दैट हम पढ़ रहे हैं नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए कैंसिल। zinc plus copper plus 2 give rise to zinc plus 2 plus copper. If it is containing plus 2 charge, then it is called as an aqueous solution. If it is not containing any charges, it is called as a solid. Okay, चार्ज है तो वो हो गया aqua, चार्ज नहीं है तो वो हो गया solid. चार्ज है aqua, चार्ज नहीं है solid. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कि बीकर में आपके पास है सोल्यूशन जिंक सल्फेट का और उसमें रॉड है जिंक का। सेम बीकर में आपके पास है सोल्यूशन, उसके अंदर रॉड है कॉपर का। तो पहले आएगा सॉलिड, एक्वा, एक्वा, आफ्टर दैट सॉलिड। सॉलिड हो गए कॉर्नर्स पे और सेम पोजीशन में, मतलब एक दूसरे के बाजू आएगा एक्वा सोल्यूशन। ये बताता है कि एक बीकर में 2 चीज़ें हैं और डबल स्लैश बताता है कि आपका ये दूसरा बीकर है। ओके, आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट, द EMF सेल कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला जहाँ पर है जिससे आप EMF सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला है ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059/2 लॉग जिंक प्लस 2 एंड कॉपर प्लस 2। जिंक प्लस 2 मतलब ये हो गया एक्वा सोल्यूशन, एंड प्लस 2 ये भी हो गया एक्वा सोल्यूशन। इफ़ यहाँ पर चार्जेस नहीं है, आयोन्स नहीं है, चार्ज प्लस माइनस नहीं है, तो वो हो गया आपका सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है। ये हो गया है हमारा डायग्राम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉलिकुलरिटी। मॉलिकुलरिटी ऑल्सो अ वेरी ईजी आंसर, तो स्टार्ट करते हैं। सो मॉलिकुलरिटी का डेफिनेशन समझते हैं पहले। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन अब भी हमने समझा था कि एलिमेंट्री का मतलब होता है जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन को कंप्लीट करता है, इज कॉल्ड मॉलिकुलरिटी। अब ये चीज़ क्या है हम देखते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ को हम सिंपल वे में पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने जो अभी रिएक्शन लिया था वही इसको फिर से यूज़ करते हैं। H2 + I2 गिव राइज टू HI। इसको बैलेंस करते हैं, H कितना है 2 एंड I कितना है 2, तो कॉमन हम लेते हैं मोल्स में 2। ओके, तो अगर एलिमेंट से पहले नंबर आता है तो उसे हम बोलते हैं मोल्स, अगर एलिमेंट के नीचे आता है उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ आटम्स। दोनों डिफरेंस है। अब ये 2 आ गया आपका बैलेंसिंग में, इसको हम बैलेंस कर रहे हैं इसीलिए 2 आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हाइड्रोजन के साइड में कुछ नंबर है नहीं, अगर कुछ नहीं है वहाँ पर तो वो सिंपल हो जाएगा 1। आयोडीन के साइड में कोई नंबर है नहीं है, तो नहीं है तो वो हो जाएगा 1। 1 + 1 2, तो इसका मोलारिटी कितना आएगा, मॉलिकुलरिटी कितना आएगा, मॉलिकुलरिटी कितना आएगा इसका 2। इफ़ मैं अगर इसको चेंज कर रही हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ 2, तो अभी टोटल करिए 2 + 1 मोलारिटी हो गया, मॉलिकुलरिटी हो गया 3। ओके, तो ये हम पढ़ते हैं मॉलिकुलरिटी। मॉलिकुलरिटी क्या करता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, जो नंबर आता है एटम से पहले उसको हम पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री मतलब 1 स्टेप रिएक्शन, एक स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है आगे नहीं बढ़ता है, आगे बढ़ रहा है 2-3 स्टेप लग रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिस कॉल्ड एज अ मॉलिकुलरिटी। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉलिकुलरिटी का डेफिनेशन देना है। आफ्टर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी, एंड द लास्ट पार्ट इज गिव एनी वन एग्जांपल फॉर बायोमॉलिकुलर गैसेस रिएक्शन एंड ट्राइमॉलिकुलर गैसेस रिएक्शन। तो हम पहले डिफरेंस पढ़ते हैं। ऑर्डर किसे कहते हैं, जो पावर होता है, किसका पावर, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस क्वेश्चन में हम जो इस ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस आंसर में हम जो भी पढ़ रहे हो प्रोडक्ट के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर का डेफिनेशन समझते हैं। द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये समझ में नहीं आऊँगा, अब इसको हम सिंपल पढ़ते हैं। सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इफ़ इनकेस मैं यहाँ पर दे रही हूँ रिएक्टेंट Mn + 2, अब ये हो गया इसका पावर। ठीक है, पावर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट मतलब ये आना चाहिए आपके लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये साइड में, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर किसके बारे में आपको मेंशन करता है, किसको डिफाइन करता है, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पढ़ रहे हैं तो वो हो गया आपका ऑर्डर। ठीक है, इन रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑर्डर सम ऑफ ऑर्डर का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपको ऑर्डर पूछता है तो माइंड में एक ही आपका आंसर आना चाहिए, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको कैसे याद करना है, मैं आपको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दे रही हूँ Mn + 2। अब ये +2 का आप एज ए ले लीजिए, पावर है ये। ठीक है,
पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये मॉलिक्यूल का, ठीक है। ये आ गया आपका रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जो आपका लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। ये साइड जो रहेगा, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन होगा उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जो सेकंड पार्ट रहेगा, जो लास्ट पार्ट रहेगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। जो लास्ट पार्ट मतलब जहाँ पर रिएक्शन खत्म हो जाता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अगर रिएक्शन खत्म नहीं हो रहा है, बीच में कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ओके, वो अभी इस आंसर में ज़रूरी नहीं है उतना डिटेल समझाना। अब यहाँ देखिए ऑर्डर किसे कहते हैं, सम ऑफ पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर, रिएक्टेंट का। ओके, तो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन विच थिंग इन रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। अभी हमने मॉलिक्युलरिटी पढ़ा था ऊपर डेफिनेशन से, वही आपको यहाँ पर कॉपी करना है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सेम है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझना होगा, ऑर्डर को कहते हैं पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सिंपल। सेकंड पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम, इट कैन बी डिटरमाइन, कैसे मालूम करते हैं, इसको डिटरमाइन करना तो इसको हम करेंगे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। ऑर्डर आपको निकालना तो ये बनेगा एक्सपेरिमेंटली से। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्युलरिटी, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आप मॉलिक्युलरिटी मालूम करना चाह रहे हो तो सिर्फ आपको रिएक्शन मैकेनिज्म से ही मालूम होगा, एक्सपेरिमेंटली ये मालूम नहीं होगा, इसको आप ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग, थर्ड पॉइंट, इट में भी होल नंबर, इसके वैल्यूज होते हैं होल नंबर लाइक 0 1 2 3, और फ्रैक्शन लाइक बाई फॉर्म और नेगेटिव और 0। ओके, अच्छा ये हो गया हमारा ऑर्डर का। अब मॉलिक्युलरिटी में ये कभी भी 0 नहीं हो सकता और ना ये कभी फ्रैक्शन हो सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट, इट इज़ एप्लीकेबल, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, मतलब जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो सिंगल ने सेवरल स्टेप्स में भी रिएक्शन कंप्लीट करता है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन में ही यूज़ होता है, एप्लीकेबल है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर। एंड द लास्ट पार्ट जो आपको देना है, एग्जांपल्स फॉर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अभी हमने देखा था मॉलिक्युलरिटी कैसे निकालते हैं। बायोमॉलिक्यूलर मीन्स जिसमें आपका नंबर आता है 2, मॉलिक्युलरिटी विल बी 2। इफ ट्राईमॉलिक्यूलर द नंबर विल बी मॉलिक्युलरिटी इज 3। तो H2 and Cl2 number is not given, which is means the number is 1. 1 plus 1 equal to 2. 2 plus nothing is there 1. 2 plus 1 equal to 3. H2Cl2 give rise to 2HCl. Now थोड़े बच्चों को एक डाउट आता है, क्वेश्चन आता है कि 2 plus 1 will be the 3. So why here we are writing 2? So see, N is how much? 2 ones are 2. Oxygen is 2 ones are 2 plus 2. Total 4. So here we are 2 ones are 2 बराबर हो गया ये 2 2s are 4 बैलेंस। तो ये बैलेंसिंग के लिए है। अगर आप यहाँ का देख रहे हो 2 plus 1 is 2, but here we are writing 2 plus 1 is 3, but here we are writing 2, which is not correct. It is correct because it is about balancing, not the molecularity. Molecularity को आपको इंडिकेट करना है तो यहाँ पर हम इसे लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द molecularity आंसर। So our next answer is electrolysis. This is also so simple and easy answer. So here we are starting. The process of decomposition of chemical compound in molten state or solution state into constituent elements under the influence of an applied EMF is called electrolysis. इसको हम सिंपल वे में पढ़ते हैं। केमिकल कंपाउंड है यहाँ पर, ओके, जो डिकम्पोज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है उसका स्टेट इनटू मॉल्टन स्टेट और सोल्यूशन। मॉल्टन स्टेट किसे कहते हैं हम, एग्जाम्पल जैगरी जिसे हम गुड़ कहते हैं, वो जब पिघलना स्टार्ट होता है जो स्टेट में हो जाता है उसको हम कहते हैं मॉल्टन, और सोल्यूशन तो आपको मालूम होगा जिसको हम कहते हैं लिक्विड। तो केमिकल कंपाउंड जो होगा सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड से हो गया मॉल्टन स्टेट या हो गया है एकदम से लिक्विड फॉर्म में। जो प्रोसेस में डिकम्पोज होता है केमिकल कंपाउंड इनटू मॉल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन स्टेट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन। ओके, तो यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ जब फेस बदलती है तो उसको कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हम एनर्जी क्या ले रहे हैं, जैसे कि हम हीट अप्लाई करते हैं तो जब जाकर चीज़ें पिघलती है और वो सॉलिड से लिक्विड में बदलती है। तो यहाँ पर हम हीट नहीं ले रहे हैं, हीट के प्लेस पे ले रहे हैं अप्लाइड EMF। तो ये जब अप्लाइड EMF की वजह से मॉल्टन होगा या सोल्यूशन होगा तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, सो आफ्टर दैट इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस पूछेगा, उसके साथ साथ फ्राइडे फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ, दोनों में से कोई एक पूछेगा। तो हम पहले फर्स्ट लॉ देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिए हम, या तो लिबरेट होगा मतलब गैस बनकर उड़ जाएगा, या डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट का मतलब होता है कि सोल्यूशन है इसमें नीचे सेटल डाउन हो जाता है, या डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व मतलब या तो अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है या कह सकते हैं हम कि अच्छे से सोल्यूशन में मिल जाता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो लिबरेट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है और डिजॉल्व हो रहा है एट एन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जब ऐड करते हैं, जब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं, जब वो स्टेट चेंज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ EMF। ओके, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मतलब इक्वल रहेगा किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, विच इज डिनोटेड बाई Q पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका सिंपल इक्वेशन के हिसाब से पढ़ते हैं। इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है
अमाउंट ऑफ सब्सटेंट जो इक्वल है इलेक्ट्रिक करंट के, दैट्स ऑल। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंट इक्वल है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, जिसको हम कहते हैं फ्राइडे फर्स्ट लॉ। तो एम को यहाँ कहा गया है क्यू, और आप ऐसे पढ़ सकते हैं एम इक्वल है ई क्यू। सो ई हो गया यहाँ पे कॉन्स्टेंट, ओके, क्यू हो गया आपका करंट। आफ्टर दिस तो एम का हमने फुल फॉर्म पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं क्यू। क्यू का फुल फॉर्म होता है सी टी। सी होता है करंट एंड टी होता है टाइम, ओके। सो सी हो गया हमारा करंट एंड ये हो गया हमारा टाइम, और ये क्या हो सकता है, चार्ज। आफ्टर दिस यहाँ पर हमने पढ़ा था सी आई, दो भी एक ही चीज़ को स्टैंड करते हैं, करंट और चार्ज। आफ्टर दिस हम यहाँ पर पढ़े थे कि एम इक्वल है ई के, एंड क्यू का फुल फॉर्म क्या है, सी टी। तो आप इसमें सी टी भी ऐड कर सकते हैं, और एम इक्वल टू ई आई टी। तो ये हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन। आफ्टर दिस सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, जो कि एक ही बीकर एक ही इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड लॉ में हम दो बीकर्स कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोलाइट सिंगली पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर कहा गया है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, ओके। तो दो ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर हम ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम कहते हैं क्यू। यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं सेम अमाउंट, मतलब यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम नहीं, सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो कि कनेक्टेड है इन सीरीज। उसके बाद हम पहले वाला डेफिनेशन पढ़ते हैं सेम एज इट इज, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड, डिपॉजिटेड और डिजॉल्व्ड एट इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या दिखाया आपको कि फर्स्ट वाला फर्स्ट लॉ इंडिकेट करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू विच इज इलेक्ट्रिक करंट, बट सेकंड लॉ इंडिकेट करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट विच स्टैंड फॉर ई। ई को हम कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट, ओके। सो हियर यहाँ पर हमने पढ़ा था कि दो अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो फर्स्ट जाएगा फर्स्ट जाएगा वन फर्स्ट इलेक्ट्रोड, सेकंड इलेक्ट्रोड, फर्स्ट केमिकल इक्विवेलेंट, सेकंड केमिकल इक्विवेलेंट। इनको हम साथ साथ लिखते हैं मास ऑफ सब्सटेंस एंड केमिकल इक्विवेलेंट फॉर फर्स्ट एंड मास ऑफ सब्सटेंस विद केमिकल इक्विवेलेंट फॉर सेकंड, दैट्स ऑल। ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का आंसर था विद फ्राइडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इन दोनों में से कोई एक ही लॉ पूछेगा आपको। सो द लास्ट पार्ट इज न्यूमेरिकल। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes, which is what is the mass of copper deposit at the cathode। और यहाँ पर हम पहले solution start करते हैं। Time is given 10 minutes, for 1 minute we are adding 60 seconds, for 10 minutes we are adding 600 seconds। So for 10 minutes we are adding here 600 seconds, and charge is equal to current into time. What is the current is given here, 1.5, and the time is 10 minutes, which is equal to 600 seconds. So here we are multiplying current and time. The answer is 900. So current is 900. After this we are showing a reaction at electrode reaction, copper which is containing 2 electron deficient. So for this deficiency we are adding 2 electron, the deficiency will be removed। तो जो +2 चार्ज था वो हट गया है, रिमूव हो गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ऐड कर लिया है। सो दिस पार्ट विल बी ऑप्शनल, आप चाहे तो इसके स्किप भी कर सकते हैं। आफ्टर दिस वी आर अप्लाइंग ए फॉर्मूला विच इज़ फ्राइडे फर्स्ट लॉ। सो हियर इज द एलोबरेटेड फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ऑफ फ्राइडे फर्स्ट लॉ। Formula is m equal to mass of substance or amount of substance, E is a stand for atomic weight, C current, T is time, B is a valency, and F is a Faraday's value। Here copper का atomic weight होता है 63 and current and time we have calculated which is 900 and valency is 2। After that here we have wrote Faraday first law which is value 96,500। सो इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, इसका आंसर है 56,700 एंड द नेक्स्ट पार्ट इज 193,000। इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 2.93 विच इज अप्रॉक्सीमेटली m equal to 3। सो दिस इज द न्यूमेरिकल विच इज़ वेरी इजी।